एवरीवन, नीट का दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसको हम लोग जो है आगे लेके चलने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं जो जटिल यौगिक हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि उनके नामकरण के बारे में, जो IUPAC के रूल्स के अनुसार की जाती है। 1967 में यानी कि 1967 में IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रसायन शास्त्रियों द्वारा जटिल यौगिक के नामकरण की अनुशंसा की गई। 1967 में जटिल यौगिकों के नामकरण की अनुशंसा की गई। उस अनुशंसा में एक रूल्स बनाया गया, जिस रूल्स के अनुसार हम लोग ये सभी जितने भी जटिल यौगिक हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनका नामकरण जो है हम लोग करते हैं। तो उनके रूल्स के अनुसार जो है हम लोग IUPAC जो जटिल यौगिक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनका नामकरण हम लोग करते हैं। तो यहाँ आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो रूल्स है, इसकी चर्चा हम लोग पहले करेंगे, फिर देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि इस रूल के मुताबिक हम लोग फाइनली किसी जटिल यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियो अपलोड होने वाले हैं, वो केमिस्ट्री या बायोलॉजी का हो, वो सभी इसी पे अभी अपलोड आपको मिलेंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर के। यहाँ पे जो पहला रूल उन लोगों ने जो दिया, IUPAC के द्वारा जो रूल्स दिया गया, वो पहला रूल ये था कि किसी भी जटिल यौगिक के धनायन भाग का जो नाम है वो पहले लिखा जाता है, जबकि उसके ऋणायन पार्ट का नाम जो है उसके बाद लिखा जाता है। धनायन भाग का नाम पहले, जबकि ऋणायन का नाम उसके बाद लिखा जाता है। बात आती है कि ये धनायन और ऋणायन की पहचान आप लोग कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको धनायन और ऋणायन की पहचान करने में असुविधा होती है, या वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका नाम हम पहले लिखें और किसका बाद लिखें, इस रूल को जानने के बावजूद भी। लेकिन हम पहले इस लाइन को हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है, जैसे K4 FeCl का होल 6, K4 FeCl का होल 6। K4 FeCl होल 6 को जब आप तोड़िएगा आयन के फॉर्म में, तो आपको यहां पे मिलता है 4K+, यानी कि आपका जो ये वाला भाग है वो धनायन है, तो बाकी वाला जो भाग होगा वो ऑलवेज ऋणायन ही होगा। तो यहां पे आपका जो पोटेशियम है वो धनायन हो गया, और जो आपका ये जटिल भाग है जो बड़े कोष्ठक के अंदर है वो कंप्लीटली ऋणायन हो गया, यानी कि ये 4K+ और ये हो जाएगा 4-। तो ये धनायन हो गया, दूसरा ये ऋणायन हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है COCl NH3 का होल 5 Cl2। तो यहां पे जब आप इसको तोड़िएगा तो आपको यहां पे मिलेगा 2Cl- प्लस, इधर हो जाएगा प्लस, यानी कि ये वाला भाग, अगर ये 2Cl- आपका निगेटिव है, यानी कि ये जो जटिल भाग है वो आपका धनात्मक भाग होगा। तो आप इस तरह से आयन में तोड़ करके पहचान सकते। लेकिन अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो सिंपल सी बात है, कोई सोचना नहीं है कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका धनात्मक ऑलवेज होगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो ऑलवेज आपका ऋणात्मक होगा। जो आपकी बाएं साइड में होगा वो धनात्मक होगा, जो दाएं साइड में होगा वो ऋणात्मक होगा। वैसे ही यहाँ भी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि बाएं साइड में है वो धनात्मक है, और ये जो दाएं साइड में है वो आपका ऋणात्मक। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपली, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तब। तो यहाँ पे हम लोग धनायन भाग का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ऋणायन भाग का नाम लिखते हैं। ओके, चलिए, तो अब जब हम लोग नामकरण में आगे बढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आपका जैसे पहले हम लोगों ने चर्चा की, धनायन भाग आपका अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम हम लोग लिख देंगे, उसके बाद आता है आपकी बड़े कोष्ठक वाला भाग।
जब हम लोग बड़े कोष्टक में नामकरण के लिए एंट्री करते हैं तो वहां पे हमको दो चीजें मिलती है बड़े कोष्टक के अंदर। एक आपका होता है केंद्रीय धातु और दूसरा जो होता है वो आपका होता है लिगेंड। यानी कि बड़े कोष्टक के अंदर आपको लिगेंड मिलता है और सेंट्रल मेटल मिलता है। ओके, तो जब हम लोग बड़े कोष्टक में नामकरण के लिए एंट्री करते हैं तो वहां पे हम लोग केंद्रीय जो धातु होते हैं उसका नामकरण पहले नहीं करते, हम पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको केंद्रीय परमाणु या आयन के नाम से पूर्व लिगेंड के नाम वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। सीधी सी बात है कि जब हम लोग बड़े कोष्टक में नामकरण के लिए एंट्री करते हैं तो वहां पे हम लोग सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु या आयन का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं? लिगेंड का नाम हम लोग वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। किसके क्रम में लिखते हैं? वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। वर्णमाला का क्रम का मतलब हो गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका CO Cl NH3। ओके, तो यहां पे क्लोरीन है और आपका अमोनिया है। ओके, तो अमोनिया शुरू हो रहा है ए से, जबकि क्लोरीन शुरू हो रहा है C से। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमको अमोनिया का नाम लिखना चाहिए, उसके बाद हमको क्लोरीन का नाम लिखना चाहिए। और रूल के मुताबिक इन दोनों का नाम लिखने के बाद हमको सेंट्रल मेटल का नाम लिखना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अगर आप बड़े कोष्टक में देखें तो पहले क्लोरीन है फिर अमोनिया, लेकिन चूंकि नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अमोनिया आता है फिर क्लोरीन आता है, तो जब हम लोग नामकरण करेंगे तो पहले अमोनिया का नाम लिखेंगे, फिर क्लोरीन का नाम लिखेंगे और फिर हम लोग सेंट्रल मेटल जो है उसका नामकरण करेंगे। तो ये बातें आप समझ गए। तो दूसरा नियम जो है उसमें हमने आपको बताया कि जब भी हम लोग सेंट्रल मेटल में बड़े कोष्टक में एंट्री करते हैं नामकरण के लिए तो उसमें दो चीजें हमको मिलती है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। हम लोग पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। लिगेंड का जो नामकरण हम लोग करते हैं उसमें कई सारे अगर लिगेंड हैं, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हैं, तो वहां पे हम लोग लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यानी कि पहले ए से जो आएगा उसका, फिर बी से आएगा उसका, फिर सी से आएगा उसका, फिर ऐसे सो उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऐसे लिखते हैं और फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। अब बात आती है कि लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्या क्लोरीन नहीं लिख देते हैं, ऑक्सीजन है तो क्या ऑक्सीजन नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा। लिगेंड का नाम के लिए भी कुछ रूल्स है। यहाँ पे लिगेंड के नाम में हम लोग देखते हैं कि अगर ऋणावेशित लिगेंड है, कोई ऋणावेशित लिगेंड है, निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो उसके नाम के अंत में हम लोग ओ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओ जोड़ देते हैं। जैसे OH माइनस होता है तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सो। क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सो। OH को हम लोग अगर लिखें तो हम लोग यहाँ पे OH को लिखते हैं, OH माइनस है, निगेटिवली चार्ज है। हमने लिखा, हमने बताया कि आपको इसमें O जोड़ देते हैं लास्ट में, तो इसको हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सो। O माइनस है, O माइनस है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सो। क्या लिखते हैं? ऑक्सो। वैसे ही C2O4 डबल माइनस है, ऑक्जालेट आप लोग कहते हैं इसको। C2O4 को ऑक्जालेट कहा जाता है, लेकिन जब हम लोग नामकरण करते हैं तो वहां पे हम लोग इसको लिखते हैं ऑक्जालेटो। ऑक्जालेटो। ओके, तो ऐसे अगर हो तो हम लोग नामकरण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी क्या रूल चेंज हो जाता है? जैसे हेलोजन जो कंपाउंड, हेलोजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपको क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, उनके लिए 2004 में IUPAC ने कुछ अनुशंसा की थी उनके नामकरण के लिए। IUPAC में 2004 में ये अनुशंसा की गई कि जो हेलोजन कंपाउंड है, जो हेलोजन लिगेंड है, हेलोजनस जो लिगेंड है, उनके नाम के अंत में O नहीं बल्कि IDO जोड़ा जाता है। O की जगह पर IDO जोड़ा जाता है, यानी कि आइडो जोड़ा जाता है। और फाइनली अगर Cl का नाम हमको लिखना हो
तो हम क्लोरो नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या लिखते हैं, क्लोराइडो लिखते हैं। हमको लिखना है क्लोरो, लेकिन 2004 के बाद उसको चेंज करके कर दिया गया क्लोराइडो, यानी कि ओ की जगह पे हमको IDO जोड़ देना है। उसके बाद अगर मान लीजिए F माइनस हो तो हम इसको फ्लोरो नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे फ्लोराइडो। ओके, तो ये जो किया गया वो 2004 में जो अनुशंसा की गई, 2004 में अनुशंसा के अनुसार ये चेंज किया गया। ओके, दूसरी बात यहां पे कहा जाता है कि जो न्यूट्रल मेटल्स होते हैं, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे आपका वाटर है, कार्बोनिल है, आपका अमोनिया है, तो इनको हम लोग कोई चेंज इसमें नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। फॉर एक्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करते हैं एक्सेप्शन के लिए, H2O को हम लोग एक्वा लिखते हैं, NH3 को हम लोग एमिन लिखते हैं, CO को हम लोग कार्बोनिल लिखते हैं, और NO को नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग नाइट्रोसिल लिखते हैं। ये 4 चेंजेस है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये 4 हम लोग लिखते हैं न्यूट्रल के लिए। बाकी जो है वैसा ही लिख देते हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन न्यूट्रल है, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। लेकिन ये 4 जो है इनको थोड़ी सी अलग लिखा जाता है, तो इनको हम लोग H2O को वाटर नहीं लिखते, एक्वा लिखते हैं, NH3 को हम लोग एमीन लिखते हैं, CO को हम लोग कार्बोनिल लिखते हैं, और NO को नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं लिख करके हम लोग नाइट्रोसिल लिखते हैं। बाकी को जैसा है वैसा ही लिख देते हैं फॉर द न्यूट्रल एटम। जो धनायनिक लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में हम लोग IUM जोड़ देते हैं। जो भी धनायनिक लिगेंड है, हम यहाँ पे अगला रूल में हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, चाहे यहां पे भी आप जोड़ सकते हैं कि जो धनायनिक लिगेंड है उनके नाम के अंत में हम लोग IUM जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4 धनायनिक लिगेंड है, उसके नाम के अंत में हम लोग जोड़ लेते हैं, जैसे NH4 है तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं अमोनियम। क्या लिख लेते हैं, अमोनियम। ऐसे ही NH2 NH3 प्लस हाइड्राजीनियम ये चेंज कर लेते हैं। ओके, फिर हम लोग जब इस रूल में आगे बढ़ते हैं तो अब बात आती है कि यदि किसी लिगेंड की संख्या 1 से अधिक हो, मान लीजिए किसी भी लिगेंड की संख्या 1 से अधिक हो, तो उस लिगेंड के साथ हम लोग उस संख्यात्मक संख्या को निरूपित करते हैं। जैसे अगर संख्या 1 से अधिक हो, 2 हो तो उसको डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, सो ऑन उसके आगे। ओके, तो अगर जैसे मान लीजिए कि आपका क्लोरीन, कोई 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो डाई क्लोराइडो हम लोग लिखते हैं। फ्लोरीन 2 है तो डाई क्लोराइडो, या यहां पे डाई हाइड्रोक्सो या डाई ऑक्सो ऐसा लिखते हैं, ट्राई ऑक्सो, ट्राई फ्लोराइडो, ट्राई फ्लोराइडो ऐसा। लेकिन अगर लिगेंड के नाम में ही पहले से कोई संख्या जुड़ी हुई हो, जैसे यहां पे हमने कहा कि लिगेंड की संख्या अगर 1 से अधिक हो तो डाई ट्राई लिख लेंगे, लेकिन लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई जुड़ा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल एथिलीन डाइएमीन, एक लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन, यानी कि एथिलीन डाइएमीन में डाई वर्ड जो है वो पहले से जुड़ा हुआ है। ओके, तो मान लीजिए कि अगर एथिलीन डाइएमीन की संख्या यहां पे 2 हो, मान लीजिए एथिलीन डाइएमीन EN, डाई वर्ड इसमें पहले से जुड़ा हुआ है, इसके नाम में एथिलीन डाइएमीन के नाम में डाई वर्ड पहले से जुड़ा हुआ है। और मान लीजिए कि आपका कोई सेंट्रल मेटल है जिसमें एथिलीन डाइएमीन की संख्या 2 है, तो क्या आप डाई एथिलीन डाइएमीन लिखेंगे? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो नाम जो है वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं हो पाएगा। तो वहां पे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। वहां पे अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से कोई ऐसा वर्ड जुड़ा हुआ हो, डाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा, तो उस समय हम लोग उसकी संख्या को बताने के लिए डाई की जगह पर 20, ट्राई की जगह पर ट्रिस, टेट्रा की जगह पे टेट्राकिस, पेंटा की जगह पे पेंटाकिस जोड़ देते हैं। जैसे यहां पे हम लोग 20 डाई एथिलीन 20
एथिलीन डाइएमीन लिखते हैं। ओके, तो वहां पे हम लोग 20 टाइप का उपयोग करते हैं। ओके, तो अगला जो हमारा रूल है, यहां पे बात हम लोग कर ले कि वहां पे 20 का बाद अगला जो रूल हमारा कहता है वो कहता है कि यहां पे 4 रूल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 5वां रूल हमारा कहता है कि लिगेंड के नाम के बाद, हमने आपको बताया कि लिगेंड का नाम जो है लास्ट में लिखा जाता है, तो हम लोग 5वां रूल यहां पे लिखेंगे कि लिगेंड के नाम के बाद, इसको हम लोग तब तक मिटा देते हैं। लिगेंड के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं, ये हमारा 5वां रूल होगा। लिगेंड के नाम के बाद, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु या आयन का नाम लिखने के पश्चात उसकी ऑक्सीकरण संख्या को, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। यानी कि लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं, और सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद उनका जो सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है उसको एक छोटे कोष्ठक में रोमन अंक में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो रूल कहता है हमारा, तो यहां पे जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसका नामकरण, नाम लिखने के लिए एक और चीज ध्यान में रखा जाता है। अगले रूल्स के अनुसार आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने आपको बताया कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो जटिल भाग के अंदर होता है, और अगर जटिल भाग ऋणात्मक फॉर्म में हो, जो होता है ऋणायन के फॉर्म में हो, जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसा हो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ ऐसा, यानी कि धनात्मक भाग जो है वो आपके लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड में अगर कोई धनात्मक भाग हो और उसके बाद आपका जटिल भाग हो, यानी कि जटिल भाग ऋणायन के फॉर्म में, तो उस वक्त वैसे जटिल यौगिक में सेंट्रल मेटल का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो वो सिंपल नाम नहीं लिखते हैं, उसका लैटिन नाम लिखते हैं, और उस नाम के अंत में हम लोग ATE जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फेरस, हम लोग फेरेट लिखते हैं, कोबाल्टेट लिखते हैं, कोबाल्ट नहीं लिखते हैं, फेरस नहीं लिखते हैं, हम लोग वहां पे कोबाल्टेट लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल हो, आपको धनायन के फॉर्म में हो आपका जटिल यौगिक, सॉरी जटिल जो जटिल भाग है वो धनायन के रूप में हो, तो वहां पे हमको सिंपल नाम लिख देते हैं, कोई हमको दूसरी बात नहीं करनी पड़ती। ओके, अगला जो है कि मान लीजिए कि आपका अगर जटिल यौगिक है वो पॉलीन्यूक्लियर हो। पॉलीन्यूक्लियर कहने का मतलब हो कि किसी जटिल यौगिक में अगर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल उपस्थित हो, किसी जटिल यौगिक में अगर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल उपस्थित हो तो क्या किया जाता है? तो अगर एक से ज्यादा जटिल यौगिक उपस्थित हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसमें जो सेतु समूह होता है, उस सेतु समूह के नाम के शुरू में ही, नाम के पूर्व ही म्यू लिखकर व्यक्त किया जाता है। सेतु समूह वह होता है, सेतु समूह कुछ नहीं होता, सेतु समूह उसमें एक लिगेंड होता है जो दोनों सेंट्रल मेटल को जोड़ता है, दोनों सेंट्रल मेटल को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक जटिल यौगिक है, CO है, NH3 का होल 5 है, NH3 का होल 5 है, NH2 है, CO है, NH3 का होल 5 है। ओके, तो यहां पे आपका जो ये NH2 जो है, एमाइडो जिसको हम कहते हैं, ये ब्रिज का काम करता है। दोनों ये आपका एक सेंट्रल मेटल है और ये एक सेंट्रल मेटल, ये दोनों सेंट्रल मेटल के ये बीच ये ब्रिज का काम करता है। क्या करता है? ब्रिज का काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं सेतु समूह। तो सेतु समूह के नाम के पूर्व में हम लोग म्यू लगा देते हैं,
जिससे पता चल जाता है कि कौन सा लिगेंड जो है इस ऐसे पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक में कौन सा लिगेंड जो है वो सेतु समूह का काम यहां पे करता है। ओके, अगला जो हमारा फाइनल जो रूल है वो ये कहता है कि यदि जटिल यौगिक आयन के रूप में हो, आयन के रूप में मान लीजिए कि हम यहां पे FeCN का होल 6 लिख देते हैं और ये 4 हटा देते हैं, ये हो जाएगा 4-, यहां पे पोटेशियम नहीं हो, ऐसे आयन के फॉर्म में। तो अगर ऐसा हो तो वहां पे हम लोग कंप्लीट नामकरण करने के बाद लास्ट में ION यानी कि आयन लिख देते हैं, जिससे पता चल जाता है, नाम पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये जो जटिल यौगिक है ये न्यूट्रल नहीं बल्कि आयन के रूप में उपस्थित है। तो ये फाइनल जो है, ये फाइनल आपका रूल है जिससे आप जो है किसी भी जटिल यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल अभी देखेंगे कि इस रूल के अनुसार कुछ एग्जाम्पल है जो हम आपको अभी बताएंगे यहाँ पे कि हम लोग कैसे जो है किसी भी जटिल यौगिक का नामकरण इस रूल्स को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आप भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी नामकरण में प्रॉब्लम आ रहा हो, आप किसी का नाम नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के डालिएगा, हम उसका नामकरण जो है आपको कमेंट बॉक्स में या आपको कमेंट बॉक्स के लास्ट में जो है बताएंगे। यहाँ पर हम लोग 8 रूल बचा चुके हैं, एक लास्ट रूल जो है हम उसकी चर्चा अभी करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जो जटिल यौगिक का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो 8वां रूल हमारा कहता है कि जब आप जटिल भाग का नामकरण कर रहे हो, यानी कि बड़े कोष्ठक के अंदर, हमारा जो 9th रूल है वो कहता है कि बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर जो नाम लिखा जाता है उनके बीच कोई स्पेस नहीं होता, यानी कि उनके बीच कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा जाता है, कंटिन्यूअसली लिखा जाता है बिना स्पेस के। ओके, तो ये आपका 9th रूल है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी का नामकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, आपने लिख दिया, पॉज करके आप इसको लिख राइट डाउन कर सकते हैं। हम लोग एग्जांपल अब देखते हैं कि आप किसी जटिल यौगिक का नामकरण जो है वो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं पोटेशियम, आपका ये फेरो हो गया, फेरस हो गया, आपका यहाँ पे हो गया CN6, इसका हमको नामकरण करना है। यहां पे हमने आपको बताया सिंपल सा तरीका है कि अगर किसी भी जटिल यौगिक के लेफ्ट साइड में जो भाग है वो धनात्मक होता है, राइट साइड में जो भाग है वो आपका ऋणात्मक होता है। तो हमने पहला जो रूल हमारा कहता है वो कहता है कि किसी भी जटिल यौगिक के धनात्मक भाग का नाम पहले, बाकी जो भाग है जो ऋणात्मक है भाग है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। तो नाम लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम। ओके, अब हमको लिखना है जटिल वाले भाग का नाम। जटिल वाले भाग में कहता है, अगला रूल हमारा कहता है कि जटिल वाले भाग में केंद्रीय धातु का नाम लिखने के पूर्व हम लोग लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब यूज किया जाता है जब एक से ज्यादा लिगेंड, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे तो हमारा एक ही लिगेंड मौजूद है, तो यहाँ पे हमको कुछ लिखने की जरूरत है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का बात ही नहीं है क्योंकि एक ही लिगेंड है। तो यहाँ पे हाँ, दूसरी चीज है कि अगर लिगेंड की संख्या दी गई हो, एक से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो, तो उसको डाई ट्राई ऐसा करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 6 लिगेंड मौजूद है, तो हम लोग 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा। साइनाइड है, निगेटिव है, निगेटिवली चार्ज होता है, CN- के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो इसके नाम के अंत में हम लोग O जोड़ देते हैं, तो हेक्सा साइनेटो कर देते हैं यहाँ पे। अब हमको लिखना है सेंट्रल मेटल का नाम। अगला रूल हमारा कहता है कि अगर आपका जटिल भाग यानी कि बड़ा कोष्ठक वाला भाग निगेटिव के फॉर्म में हो, क्योंकि धनात्मक तो ये है तो ये ऋणात्मक ही होगा, ऑलवेज ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगा ही होगा। तो अगर ये ऋणात्मक हो तब सेंट्रल मेटल का नाम हम लोग नॉर्मल नहीं लिखते हैं, इसके लैटिन नाम के साथ ATE जोड़ के लिखते हैं। यानी कि जब हम यहां पे लिखेंगे तो लिखेंगे फेरेट, क्या लिखेंगे? फेरेट। और जब इसका ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या इसका आएगा
2, यानी कि रोमन अंक में छोटे कोष्टक में हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यानी कि आपका इस सेंटर जो जटिल यौगिक है इसका नामकरण नाम जो होगा वो होगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट 2, ये हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक बार। दूसरा एग्जांपल हम लोग मान लीजिए कि ले लिए COCl NH3 Cl2। अब यहां पे जब आप देखिएगा तो हमने आपको बताया कि आप आसानी से समझ सकते हैं, राइट साइड वाला भाग निगेटिव, लेफ्ट साइड वाला भाग जो होगा पॉजिटिव। तो रूल के अनुसार पॉजिटिव भाग का नाम हमको पहले लिखना है, तब हमको लिखना है निगेटिव भाग का नाम। तो ओके, तो यहां पे हमको अगर इसका नाम पहले लिखना है तो इसमें रूल के अनुसार जब आप जटिल भाग का नाम लिख रहे हो उस समय आपको सेंट्रल मेटल से पहले लिगेंड का नाम लिखना होगा, और वो लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहां पे ये देखा जाता है कि आप यहाँ पे लिगेंड है क्लोराइड C से है और एमीन जो है A से, यानी कि हम एमीन का नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटा, संख्या का हमको लेटर नहीं लिखना है, पहली बात वो डाई ट्राई संख्या का नहीं लिखना है, हमको नाम लिखना है इसका पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। यहाँ पे स्पेस का भी ध्यान हम लोग रख लेते हैं एक बार, ऐसे कोई बहुत ज्यादा इसको स्पेसिफिसिटी नहीं दी जाती है। पेंटा एमीन क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीकरण संख्या आप जब निकालिएगा तो आएगा 3। अब लास्ट वाला नाम जो है आपको क्लोरीन का जो है क्लोराइड, तो पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। यहाँ पे हम देखो यहाँ पे स्पेस आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, आपकी सुविधा है, लेकिन रूल के अनुसार आप ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे लिख सही है, लेकिन ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने इसे यहाँ पे स्पेस का भी ध्यान रखा है कि स्पेस हमने नहीं छोड़ा हुआ है। अगर सेंट्रल मेटल के बीच आप धनात्मक जो जटिल भाग है उसके अंदर का नाम लिख रहे हैं तो उसमें आप स्पेस न छोड़िए, बेहतर है, रूल के मुताबिक भी होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा पेंटा एमीन क्लोराइड एक ही है, कोई संख्या नहीं लिखना है, क्लोराइडो कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या चूंकि 3 है तो 3, और फाइनली में आपका यहाँ पे क्लोराइड, इसकी संख्या आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे सीधे आप उसका नाम लिखते हैं क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। अब चूंकि लास्ट वाला एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। लास्ट वाला एग्जाम्पल हमारा कहता है कि लास्ट वाला एग्जाम्पल में हमने आपको बताया पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक, पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते। उसमें हम लोग लिखेंगे आपको एक जटिल यौगिक है CO, आप इसी से लिख देते हैं CO NH3 NH2CO NH3 NO3 ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो सेंट्रल मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपका एक पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक है जिसका नामकरण हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो रूल्स जो 8 रूल था, 8वां जो हमारा रूल था उसके मुताबिक हम इसका नामकरण करते हैं। तो इसके मुताबिक हमारा जो ये जटिल भाग है ये धनात्मक भाग है, तो यानी इसका नामकरण हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेका, हमारा एमीन जो है वो 10 है, यानी कि डेका एमीन, डेका एमीन। उसके बाद ब्रिज समूह का नाम हम लोग लिखेंगे, ये भी ब्रिज सेतु का मतलब सेतु समूह का नाम लिखेंगे, ब्रिज ग्रुप का नाम लिखेंगे। और हमने रूल के मुताबिक कहा जाता है कि हाइफन के बाद म्यू लिखा जाता है नाम के पूर्व, और फिर इसका लिखा जाता है एमाइडो डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट। जब इसका ऑक्सीकरण संख्या आप निकालिएगा 3 आएगा, डाई कोबाल्ट नाइट्रेट। तो इस तरह से आप जो है ऐसे पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक का नामकरण भी आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जटिल यौगिक हैं जिसका नामकरण आप लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा जिसका नामकरण आप कीजिए। किसी के भी नामकरण में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो घर पे बैठे हैं, उनको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, वो जो है सही वीडियो से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जहां से उनको जो अच्छा जो जानकारी है उन तक पहुंच सके, उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।